कैन यू इमेजिन, एक टाइम ऐसा भी था जब किसी का मर्डर कर दिया जाता था तो वो क्राइम नहीं था, मगर अगर कोई ईश्वर के खिलाफ एक भी शब्द बोल देता था तो उसको फांसी पर लटका दिया जाता था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। मैं हूं स्वीटी परवीन और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम में आप समझेंगे कि पहले क्राइम को कैसे डिफाइन किया जाता था और अब क्राइम को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। देखो, ऐसी कोई भी सोसाइटी नहीं हो सकती जहां पर हम ये इमेजिन करें कि क्राइमलेस सोसाइटी है। हर एक सोसाइटी में क्राइम होगा ही होगा, चाहे कम चाहे थोड़ा ज्यादा। लेकिन क्राइमलेस सोसाइटी को सोचना या समझना कि क्राइम फ्री सोसाइटी अगर हमें मिलेगी तो ये बिल्कुल ही मिथ है। ऐसी कोई सोसाइटी नहीं हो सकती जहां पर क्राइम ना हो। इनफैक्ट इमाइल डर्काइम, जो कि एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी कहा कि क्राइम का एक नेचुरल फिनोमिना है। और जहां एक सोसाइटी है, जहां नॉर्म्स है, रूल्स है, रेगुलेशन है, इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी सेटअप में होंगे तो वहां पर क्राइम जो एक नेचुरल फिनोमिना होगा ही होगा। तो एक सोसाइटी में क्राइम होना एक नेचुरल फिनोमिना है। और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया, लोगों में चेंजेस आते गए, लोगों के एनवायरमेंट में चेंजेस आते गए, तो जो कॉन्सेप्ट है क्राइम का वो भी बदलता चला गया। अगर मैं बात करूं अर्ली 12th और 13th सेंचुरी की, तो उस टाइम पर सिर्फ वही चीजें क्राइम हुआ करती थी जो या तो स्टेट के अगेंस्ट करी जाती थी या फिर रिलीजन के अगेंस्ट करी जाती थी। जैसे कि ट्रेजन हो गया, रेप हो गया, ब्लास्फेमी हो गया। तो ट्रेजन क्या होता है? देशद्रोही जिसे कहते हैं, है ना। आप देश के खिलाफ, राजा के अगेंस्ट आप कुछ एक्ट कर देते हैं। रेप या फिर ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी होता है कि ईश्वर के खिलाफ आपने कुछ गलत वर्ड्स यूज कर लिए। तो ये सारे जो एक्ट्स हैं इनको क्राइम के अंडर कंसिडर किया जाता था और मर्डर को क्राइम नहीं माना जाता था, है ना। ये बहुत स्ट्रेंज वाली बात। अब जो प्रिमिटिव सोसाइटीज होती थी, जो पहले की सोसाइटीज होती थी, उन्हें लॉ ऑफ क्राइम और टॉर्ट्स के बीच में डिफरेंस नहीं पता। उन्हें बस इतना पता है कि हाँ कुछ गलत है, तो ये लॉ ऑफ रॉन्ग्स के अंदर आ जाता था। तो फ्रेडरिक पोलॉक और मेटलैंड, इन्होंने देखा कि जो इंग्लिश सोसाइटी जो कि 10th सेंचुरी से पहले थी, क्राइम है और टॉर्ट्स के बीच में वो कंफ्यूज हो जाते थे कि भाई क्राइम क्या है और टॉर्ट्स क्या है। टॉर्ट्स इज बेसिकली सिविल रॉन्ग्स जिसे हम कहते हैं, बिकॉज द बॉन्ड ऑफ फैमिली वाज फार स्ट्रॉन्गर देन ऑफ कम्युनिटी। क्योंकि जो फैमिलीज के बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग हुआ करता था और कम्युनिटीज के बीच का जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रांग नहीं हुआ करता था। तो उस टाइम पर लोग दूसरों को कैसे पनिश करते थे? जो इंजर्ड पार्टी होती थी, है ना, जिसके अगेंस्ट क्राइम किया गया है, वो या तो उस पर्सन से जिसने उसके साथ गलत किया है उससे बदला लेती थी खुद से ही, या फिर वो अपने आप ही कोई सोल्यूशन निकाल लेती थी। तो इस तरीके से पहले जो है कोर्ट और इनके पास नहीं जाया कर, ज्यादातर लोग अपने आप ही रिड्रेस कर लेते थे। जो रॉन्ग डूअर है, जिसने गलत किया है, वो कुछ अमाउंट उस पर्सन को देता था जिसके साथ उसने कुछ गलत किया है। अब ये कितना अमाउंट होता था वो डिपेंड करता था कि उसने उस पर्सन के साथ कितना गलत किया है। एंड सेकेंड थिंग, स्टेटस क्या है उस सफरर का, क्या उसकी डेथ हो चुकी है या सिर्फ थोड़ी छोटी मोटी चोटें आई हैं या फिर उसका कुछ बड़ा नुकसान हुआ है। उस कंडीशन को देखते हुए रॉन्ग डूअर जो है वो कंपनसेशन ऑफर करता था। अब वो जो कंपनसेशन होता था उसे बॉट कहा जाता था। अब ये जो बॉट है, अगर रॉन्ग डूअर ने विक्टिम को दे दिया तो अब वो रॉन्ग डूअर इस पोजीशन में आ जाता था कि उसने कभी कुछ गलत किया ही नहीं, मतलब उसके सारे पाप जो है धुल गए। अगर जो रॉन्ग डूअर है वो मना कर देता है कि भाई मैं ये बॉट नहीं दूंगा, या फिर उस केस में कोई और तरीका नहीं है उससे वो पेमेंट निकलवाने का, तो उस केस में क्या होता था, बस लॉ जो है इतना कर सकती थी कि उस पर्सन को, उस रॉन्ग डूअर को आउटलॉ घोषित कर देती थी। आउटलॉ मतलब अब इस पर्सन के को जो है हम नियमों में नहीं बांध सकते। तो अगर कोई पर्सन इसको मारना चाहता है, चेज करके मारना चाहता है, तो वो मार सकता है। ठीक है, अब ये पर्सन जो है मोनार्क के पास नहीं जा सकता कि भाई मेरे साथ गलत हुआ इस तरीके, तो उसको आउटलॉ कर दिया जाता है। अब जब वो पर्सन को आउटलॉ कर दिया जाता है तो कोई भी उस पर्सन को चेज करके और एक वाइल्ड बीस्ट की तरह से मार सकता है। अब बात करते हैं वाइट की। अभी हमने बॉट पढ़ा, वो कंपनसेशन जो रॉन्ग डूअर विक्टिम को देता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और क्राइम ऐसे हुआ करते थे जहां पर रॉन्ग डूअर को विक्टिम के साथ साथ किंग को भी कुछ अमाउंट देना होता था। तो वो जो एडिशनल फाइन होता था उसे हम वाइट कहते हैं। उसके बाद कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते थे जहां पर कोई भी कंपनसेशन
कितना भी अमाउंट उस रॉन्ग डूअर के गिल्ट को साफ नहीं कर सकता था। उसे वो पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। और वो पनिशमेंट किस तरीके की होती थी, या तो डेथ पेनल्टी होता था, या फिर उसके हाथ पैर कटवा दिए जाते थे, या फिर राजा जो है उसकी सारी संपत्ति को हड़प लेता था। अब ऐसे केसेस कौन से होते थे, जैसे कि हाउस ब्रेकिंग हो गया, या फिर हार्बरिंग ऑफ द आउटलॉज हो गया, या फिर आर्मी में सर्व करने से मना कर देना, या फिर ब्रीच ऑफ पीस। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन केसेस में जो पर्सन है उसका जो गिल्ट है वो साफ नहीं होता, उसे पनिशमेंट मिलती ही मिलती है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया, उसके बाद जिन क्राइम में बॉट देने के बाद जो ऑफेंडर है वो एकदम क्लीन चिट ले लेता था, उन क्राइम्स को हम आज सिविल रॉन्ग्स या टॉर्ट कहते हैं। और वो रॉन्ग्स जहां पर राजा पनिशमेंट देता था रॉन्ग डूअर को, उसको आज के टाइम पर क्राइम कहते हैं। वापस से मैं एक बार आपको बता देती हूँ, ऐसे एक्ट जहां पर कंपनसेशन के बाद उस पर्सन का गिल्ट साफ हो जाता उसको हम सिविल रॉन्ग कहते हैं। लेकिन ऐसे रॉन्ग्स जहां पर राजा पनिशमेंट देता था रॉन्ग डूअर को, उन सब रॉन्ग्स को क्राइम कहते हैं। अब डेफिनेशन ऑफ क्राइम की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी क्राइम की, इसमें से मैंने कुछ जो है डेफिनेशन ली हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉल टपन ने क्राइम का क्या डेफिनेशन दिया। उसने कहा कि क्राइम का एक इंटेंशनल एक्ट है या ओमिशन है इन वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। देखो, एक्ट क्या है कि किसी ने कोई जानबूझ के कोई एक्ट किया है, और ओमिशन क्या है कि उसको करना था मगर उस पर्सन ने नहीं किया, जो कि क्रिमिनल लॉ के वायलेशन में है, विदाउट एनी डिफेंस और जस्टिफिकेशन। उस जो एक्ट उस पर्सन ने किया है उसका कोई डिफेंस भी नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं है, और साथ के साथ उसे लॉ में पिनलाइज किया गया है, लॉ में उसकी सजा मेंशन्ड है एज अ फिलोनी या मिसडिमिनर, उसकी सजा जो है मेंशन्ड है। उस चीज को, उस एक्ट को जो है क्राइम कहा जाएगा अकॉर्डिंग टू ब्लैकस्टोन। अब हम बात कर लेते हैं कि ब्लैकस्टोन ने क्या डेफिनेशन दी है क्राइम की। उन्होंने बोला कि पब्लिक लॉ के वॉयलेशन में अगर किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया है, या तो उसको कमिट करके या ओमिट करके, तो वो क्या हो जाएगा, क्राइम की कैटेगरी में आएगा। फिर बाद में उन्हें ऐसा लगा कि हो सकता है कि जो डेफिनेशन उन्होंने ली है वो मिसलीडिंग हो सकती है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या करा, क्राइम वायलेशंस को क्या लिमिट कर दिया। हमने यहाँ पर देखो क्या बोला कि पब्लिक लॉ है ना, अगर पब्लिक लॉ का वायलेशन होता है तब वो क्राइम कहलाया जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, क्राइम वायलेशन का जो स्कोप है लिमिट कर दिया। ठीक है, तो अब उसमें क्या है कि सिर्फ ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट को ही कवर किया जाएगा। तो उन्होंने फिर क्या करा, उसको मॉडिफाई किया, और फिर उन्होंने बोला कि क्राइम क्या है, वायलेशन ऑफ पब्लिक राइट्स एंड ड्यूटीज। उसमें वर्ड ऐड किया कि अगर पब्लिक राइट्स और ड्यूटीज का वायलेशन होता है तो वो क्राइम कहलाएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कई बार एग्जाम्स में भी पूछा गया है, रैफेल गैरोफेलो द्वारा जो क्राइम का डेफिनेशन दिया गया, उसमें उन्होंने दो चीजें मेंशन करी, एक होता है पिटी एंड दूसरा होता है प्रोबिटी। उन्होंने बोला कि अगर किसी पर्सन के जो बेसिक सेंटिमेंट्स हैं, जैसे कि जिसे हम पिटी कहते हैं और जिसे प्रोबिटी कहते हैं, पिटी इज किसी के अगेंस्ट जो इमोशंस की बात मैं करती हूँ ना, कंपैशन सिंपैथी की मैं बात करती हूँ, अगर वो किसी पर्सन के अंदर मिसिंग है, या प्रोबिटी की मैं बात करूँ जिसे हम ऑनेस्टी या इंटीग्रिटी कहते हैं, तो अगर किसी पर्सन के अंदर ये बेसिक सेंटिमेंट्स मिसिंग है और उसने कुछ एक्ट कर दिया है, तो वो क्या कहलाएगा, क्राइम कहलाएगा। तो उन्होंने सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन लिया क्राइम का। इससे पहले के जो बाकी जो पर्सन थे उन्होंने क्या कहा कि क्राइम क्या है, वायलेशन ऑफ लॉ है, या कमिट या ओमिट जिस तरीके से भी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने वर्ड यूज किया कि वायलेशन ऑफ लॉ को वायलेट करें। लेकिन रैफेल गैरोफेलो ने क्या है, सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन लिया, जहां पर उन्होंने बोला कि पिटी और प्रोबिटी का कॉन्सेप्ट जो होगा उसको हम कंसीडर करेंगे। अब बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइम की। तो एक क्राइम होने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सबसे पहला उसका कोई एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए, कि क्राइम हमेशा हार्मफुल है सोसाइटी के लिए। मे बी हम कह सकते हैं कि सोशली, पर्सनली, इमोशनली या मेंटली किसी भी तरीके से अगर उस एक्ट ने हार्म पहुंचाया है, तो वो क्या कहलाएगा, क्राइम के अंदर आएगा। ठीक है, तो क्राइम का कुछ क्या है, पर्सनल, इमोशनल या मेंटल कुछ इम्पैक्ट दिखना चाहिए। सेकेंड बात है, हार्म मस्ट बी स्पेसिफिकली आउटलॉड। इसका मतलब है कि जो हार्म पहुंचाया गया है वो लॉ में इलीगल है। लॉ में मेंशन होना चाहिए कि अगर किसी पर्सन ने ये एक्ट किया है तो ये गलत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टस रियस की। एक्टस रियस मतलब एक्ट। तो ऐसा कोई एक्ट होना चाहिए या कमीशन या ओमिशन होना चाहिए जिसकी वजह से क्राइम हो रहा है, जिसे हम क्राइम कंसीडर करें, तो वह एक्ट एक्चुअल में होना चाहिए।
नेक्स्ट हम बात करते हैं गिल्टी माइंड की, जिसे हम मेंस भी कहते हैं, कि उस पर्सन का इंटेंशन होना चाहिए कि उसको वो क्राइम करना है, तो उसके इंटेंशन को हम कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट इज प्रोहिबिटेड एक्ट, ऐसा एक्ट जो कि एग्जिस्टिंग पीनल लॉ में प्रोहिबिट है, ठीक है, उसको हम कंसिडर करेंगे कि वो क्राइम के अंदर आएगा। उसके बाद कॉजल रिलेशनशिप, जो हमने एक्ट किया है, एक्ट या ओमिशन किया है, उस और जो हार्म हुआ है वो दोनों आपस में रिलेटेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन ने कुछ और किया है और उसको हार्म कुछ और हो गया है, तो फिर हम उसको इतना कंसिडर नहीं करेंगे। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए कि इस एक्ट की वजह से ही इस पर्सन को ये हार्म हुआ है, ठीक है। एंड लास्ट इज पनिशमेंट, कि अगर किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया है तो उस क्राइम को पहली बात तो लॉ में प्रोहिबिट होना चाहिए, एंड सेकंड थिंग वो पनिशेबल भी होना चाहिए, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, फाइन की फॉर्म में हो सकता है, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी की फॉर्म में हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट की फॉर्म में हो सकता है, डेथ पेनल्टी की फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बस इतना है कि उसको स्टेट जो है पनिशेबल बनाए। इसके बाद हम बात करते हैं मैक्सिम्स की। तो दो मेन मैक्सिम्स हैं जिसको हम क्रिमिनोलॉजी के अंदर बहुत बार पढ़ते हैं। तो पहला मैक्सिम है एक्टस नॉन फेसिड निसी मेंसिट्रिया। इट मीन्स एन एक्ट डज नॉट मेक अ पर्सन गिल्टी अनलेस द माइंड इज ऑल्सो गिल्टी। अगर तो जब तक उस पर्सन का इंटेंशन ठीक है तब तक वो पर्सन जो है गिल्टी नहीं है, लेकिन जैसे ही उस पर्सन का इंटेंशन था कि हाँ भाई मुझे क्राइम करना है, तो उस पर्सन ने क्या किया है, क्राइम कर दिया, यानी उस पर्सन के गिल्टी माइंड को भी कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट इज इग्नोरेंशिया फेसिड एक्यूसेट, इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्यूसेट। मतलब इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। यानी कि अगर आपको कोई चीज नहीं पता थी, फैक्ट नहीं पता था, तो वो एक्सक्यूज है आपके लिए। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये लॉ में पनिशेबल है, ये मुझे नहीं पता था, दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज। फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत अच्छे सा एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक पर्सन है जो कि चर्च में गया और चर्च में जाने से पहले उसने अपनी गन को अनलोडेड रखा था, ठीक है, यानी कि उसके अंदर कोई बुलेट्स वगैरह नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो गया, किसी दूसरे पर्सन ने उस गन को लोड किया और किसी पर्पस के लिए यूज करने के बाद उसने उसको लोडेड ही छोड़ दिया। अब जो पहला पर्सन जो चर्च में गया था, अब वो वापस आया चर्च से और उसको लगा कि भाई मैं तो गन अनलोडेड ही छोड़ कर गया, तो ये गन अनलोडेड ही होगी, तो इसलिए वो उसका ट्रिगर पुल करता है और गलती से उससे उसकी वाइफ जो है गोली लग जाती है। अब यहाँ पर ये पर्सन जो है वो मर्डर के लिए लायबल नहीं है, क्योंकि इस पर्सन का मिस्टेक ऑफ फैक्ट था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गलती इससे हो गई है कि उसको ये नहीं पता था कि वो जो गन है वो अब लोडेड हो चुकी है, तो यहाँ पर फैक्ट जो है उसको नहीं पता था। लेकिन अगर यहीं पर वो होता कि ये पर्सन ये कहे कि ओ मर्डर करना क्या क्राइम है, ये मुझे नहीं पता था, तो दिस विल नॉट बी एन एक्सक्यूज। लॉ में जो चीजें मेंशन है वो अगर आपको नहीं पता तो वो एक्सक्यूज नहीं है, लेकिन अगर आपको फैक्ट नहीं पता था तो वो एक एक्सक्यूज है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आपने काफी कुछ सीखा होगा इस वीडियो में। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर आऊं, तो आप इस वीडियो में फटाफट बहुत सारे लाइक्स कर दीजिए, ढेर सारा प्यार दिखाइए इस वीडियो में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ के साथ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएंगे इससे रिलेटेड पीडीएफ मटेरियल्स और भी रिलेटेड स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो अगर आपको जल्दी चाहिए तो प्लीज फटाफट फटाफट मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।